बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो आप लोगों ने लंदन प्लान सुना था, लंदन प्लान इमरान खान ने उसका बार बार जिक्र भी किया। अभी दुबई प्लान है क्या, उसके तहत क्या कुछ होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, क्या और खिचड़े पकने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी अवाम पर किस तरह लोगों को मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों के हवाले से जिस केस की समाअत हो रही है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज भी उसमें बड़े अहम डेवलपमेंट हुए। इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दुबई प्लान के हवाले से कि दुबई प्लान इस वक्त नवाज शरीफ और जरदारी दोनों मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठे हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग में आप लोगों को बता दिया था कि नवाज शरीफ लंदन से भागकर निकल आए हैं, वहां से निकल आ चुके हैं और दुबई पहुंच चुके हैं। यहाँ से मरियम नवाज भी गई है। फिर यहाँ पे इसका मकसद क्या था, नवाज शरीफ क्यों वहां पे आ गए और नेक्स्ट नवाज शरीफ का क्या प्लान है। देखिए, जरदारी जब वहां पे गए तो उन्होंने नवाज शरीफ को भी मुबैना तौर पे वहां पे बुला लिया, क्योंकि लंदन तो फोकस था, पूरी दुनिया का सारे लोगों के नजरें वहां पे थे। लेकिन दुबई कुछ ऐसी जगह है जो नजरों से उजल है, जो आम सियासी हालात में अगर हम देख ले। प्लान ये बन रहा है कि अभी जरदारी और नवाज शरीफ दोनों यहाँ पे ये गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो हुकूमत है वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर इन दोनों की बनेगी। क्योंकि ये बताया जाता है कि जो ताकतवर लोग हैं वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को ही नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर रखा जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा ताबेदार है, बात आसानी से मानते हैं, रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, जो भी अगर कुछ कहा जाए तो उसको मान भी लेते हैं। इसी वजह से जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सूट करते हैं शहबाज शरीफ। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है कि बिलावल को लाया जाए। बिलावल की स्टेटमेंट आप लोग देख रहे हैं कि बार बार बात कर रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वजीर आजम बनूंगा। लेकिन मसला यह है कि बिलावल की बीइंग फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो कारकर्दगी है उससे हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो मुतमईन नहीं है। उनकी वजह से अभी आप लोगों ने देख लिया ये जो मोदी और बाइडन का जॉइंट स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के हवाले से, क्या कुछ रिमार्क्स उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर शामिल किए थे। उसकी वजह से बिलावल की कारकर्दगी से ये लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ये नहीं चाहते कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाया जाए। जरदारी का ये मौक़िफ़ है कि बाजवा ने इनके साथ कमिटमेंट की थी जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा रहा था, तो यही शर्त बाजवा के सामने रखी गई थी और बाजवा ने उस पर उनके साथ एग्रीमेंट भी किया था जरदारी के साथ कि नेक्स्ट बिलावल को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अभी इसी वजह से जरदारी पाकिस्तान को छोड़कर चले गए दुबई और उसने वहां पे नवाज शरीफ को बुला लिया। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों आपस में बैठकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ भी नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए। नवाज शरीफ तो या अपने आप को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, अगर खुद वज़ीर आज़म नहीं बनेगा तो फिर मरियम नवाज को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर मरियम पे एतमाद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो इतने काबिल एतमाद नहीं है। उनका लहजा आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्द स्लिप हो जाती है। ये सारी चीज़ें उनके लिए एक किस्म का नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे पहले भी आप लोगों ने काफ़ी सारा सुना होगा, नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप। मुस्लिम लीग के अंदर दो किस्म के ग्रुप बन गए हैं। अभी जब नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, बिलावल को भी वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा, मरियम नवाज तो निकल गई, तो ये बताया जाता है कि ये दुबई में एक कीचड़ पका रहे हैं, न सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इन लोगों की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। इस वक्त ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ लड़ाई में है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल लाए गए हैं। ये उनके लिए, इन बाकी जरदारी और नवाज शरीफ के लिए बड़ा बेहतरीन और मौजून किस्म का टाइम है। ये अगर प्रेशर डाल ले तो एस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ अपने आप को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। यहाँ पे उनके सामने जो उनके खिलाफ केसेस है वो एक रुकावट बन चुका है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ और बाकी उनके जो लोग हैं, आप
जावेद लतीफ़ को भी सुनते हैं, बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस है उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको एक और NRO दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि हमारे ताकतवर लोग नवाज शरीफ पर भी एतमाद नहीं करते। उनको पता है कि ये बार बार उनके साथ धोखा कर चुके हैं, इसी वजह से एक बार फिर उन पे एतमाद नहीं करते। अभी जब बिलावल भी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, नवाज शरीफ को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मरियम नवाज की भी कोई चांसेस नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये अभी प्रेशर टैक्टिक्स जो है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाए। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपको तो मौका नहीं दिया जाएगा, आप तो काबिल कबूल नहीं है, मरियम के लिए भी कोई चांस नहीं है, तो बिलावल पे आप मेरे साथ एग्रीमेंट करें, मरियम को पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और यहाँ पे मरकज में बिलावल को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो ये दुबई प्लान है। अभी आगे देखना है कि किस हद तक ये लोग अपनी इस मंसूबे में कामयाब होंगे, किस हद तक एस्टेब्लिशमेंट को ये लोग ब्लैकमेल करेंगे और क्या एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल भी होगा या नहीं होगा। ये तो आने वाले दिन ये सारी चीज़ें बता सकेंगे और मेरे ख्याल में क्लियर भी हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या रास्ता है? एस्टेब्लिशमेंट के पास सबसे बेहतरीन जो रास्ता है, उनको पूरी तौर पे अभी बैक ट्रैक पे जाना पड़ेगा। ये जो इमरान खान के खिलाफ इन लोगों ने जो कुछ शुरू कर दिया है, इससे पूरी तौर पे वापस जाना पड़ेगा, वरना नवाज शरीफ और जरदारी इमरान खान से ज़्यादा इनके लिए ख़तरनाक है। और मेरे ख्याल में अगर आपने इमरान खान के साथ भी यहाँ पे लड़ाई लड़ी, आपने उनके लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, क्रैकडाउन भी कर दिया, सारी चीज़ें भी कर दी, इंटरनेशनली भी ये जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, अभी अगर आप नवाज शरीफ और जरदारी के साथ भी करेंगे तो तीनों के साथ एक साथ पे ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इनके लिए। बेहतरीन रास्ता क्या है? पूरी तौर पे इनको इमरान खान के साथ दोबारा अपने मामलात को संभालने पड़ेंगे। अगर इमरान खान के साथ नहीं संभालेंगे तो इनकी मुश्किलात में और इजाफा होगा। देखिए, इमरान खान के अंदर एक चीज़ है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तानी फौज कमज़ोर हो जाए। वो कभी भी पाकिस्तान के बाहर दुनिया के अंदर जो एंटी पाकिस्तान ताकतें हैं उनके साथ कभी भी मिल बैठ कर इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है। तो मेरे ख्याल में इदारे के मुफाद में अगर ये लोग चाहते हैं तो फिर ये इमरान खान के साथ वापस जाकर मामलात को अपना ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी इन पे डिपेंड है कि आगे ये क्या चाहते हैं। अभी आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस की समाअत हो रही है, उसमें एक और जो खदशा मौजूद है वो एक और जज साहब के हवाले से है जो प्रो गवर्नमेंट जजेस हैं, उसके हवाले से ये इम्कान मौजूद है कि वो भी इस बेंच से अलग हो जाए। और ये बेंच एक बार फिर जिस तरह के राना सनाउल्लाह ने कहा था कि 9 रुकनी बेंच था, टूट गया, 7 रुकनी बेंच बन गया, टूट जाएगा, 6 बन जाएगा, फिर टूट जाएगा, 5 रुकनी बेंच बन जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज की जो इजाफी नोट सामने आया है उससे लग रहा है कि वो मोहतरम भी शायद कि अपने आप को साइड पे कर दिए और ये बेंच एक बार फिर भी टूट जाए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर दिया जाए और मेरे ख्याल में इससे बड़े एहतराम के साथ, माज़रत के साथ, लेकिन हमारे जज साहिबान को ये एक बात ज़हन नशीन करना पड़ेगा कि इस किस्म की चीज़ों से वो कौम के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं, उनके जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती जा रही है। आप पाइज़ साहब को देख लें, पाइज़ साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे देख लिया, बाहर चले जाए, आम लोगों से पूछ ले कि लोग क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से मैं तो अपने मोहतरम जज साहिबान से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने जो आईन पाकिस्तान का हल्फ उठाया है उसके मुताबिक उनको अपने फराइज़ सरअंजाम देने चाहिए। देखिए, अगर ये प्रेशर में आएंगे या किसी और चीज़ में आएंगे तो उससे न सिर्फ उनके ज़ात को नुकसान पहुँचेगा बल्कि पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और उनके इदारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इसी वजह से उनको थोड़ा सा अपने आईन, अपने हल्फ, इन चीज़ों की पासदारी करनी पड़ेगी। आज जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सामने आए तो उससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है
کہ جس طرح قانونی ماہرین کے رائے ہے کہ فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں، وہاں پہ آپ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے. اور جو ڈی جی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اس سے بھی تھوڑا سا چیزیں واضح ہو رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کا پاکستان کے اندر فیوچر نہیں ہے. سویلین کا ٹرائل آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے. ایسا لگ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ ہے وہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور میرے خیال میں ختم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ ری ایکشن آپ عالمی اداروں کے جو آرگنائزیشن ہیں ان کی دیکھ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے. تو کم از کم جو وکلاء صاحبان ہیں ان کی بھی یہی رائے سامنے آ رہی ہے کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں، آپ اگر ڈنڈے کے زور پر، بندوق کے زور پہ یہ ساری چیزیں کریں گے تو اس سے معاملات مزید خراب ہو جائیں گے. ڈنڈے اور طاقت کی بل بوتے پر تو آپ زبردستی کچھ کریں گے، لیکن وہ دیرپا ثابت نہیں ہو سکتے. جو بھی چیز آپ زبردستی کریں گے، طاقت کے زور پر کریں گے، تو وہ بڑے محدود ٹائم کے لیے ہوگا. اور پھر اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی طرف سے جو ری ایکشن آئے گا، یا جو آپ کی اور عوام کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوگی، اس میں بہت زیادہ وسعت آئے گی، اور اس سے بہت زیادہ نقصان آپ کو اور ہمیں اور قوم کو اور ملک کو، ان ساری چیزوں کو پہنچے گا. ابھی آپ دیکھ لیں، یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے خواتین کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے بوڑھوں کو اٹھایا گیا، جو بچوں کو اٹھایا گیا، جو ان کے سیاسی رہنماؤں کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں پہ ریڈ کیے گئے، توڑ پھوڑ کیا گیا، وہاں سے بقول تحریک انصاف کی لوٹ مار کی گئی. دیکھیں اس سے کتنی زیادہ بدنامی ہو گئی. یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوتی جا رہی ہے. اس سے کتنا نقصان پاکستان کو پہنچ رہا ہے، یہ چیز کبھی شاید آپ لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا. لیکن سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں مزید اس طاقت اور یہ جو کچھ اس وقت جاری ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی اگر آپ ان حالات میں فرض کریں، اگر آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، آپ الیکشن کریں گے، پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کو آپ آؤٹ کرتے ہیں، آپ ان کو نکالتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو الیکشن ہے وہ کتنا کریڈیبل ہوگا؟ دنیا میں اس پہ کتنا اعتماد کیا جائے گا؟ لوگ اعتماد نہیں کریں گے اس پہ. لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو جماعت تھی اس کو توڑ دیا، ان کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، ان کو الیکشن کمپین چلانے نہیں دیا گیا، ان کو زبردستی اس پروسیس سے آؤٹ کر دیا گیا. تو آپ کی الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نہیں رہے گا. دوسرا، الیکشن چونکہ پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہمیں نکلنے کا واحد راستہ ہے، تو آپ کی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. آپ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں، آپ ان کے سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، سب کچھ کریں، لیکن عوام کے دلوں میں پھر جو ایک نفرت اٹھے گا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. آپ تو زبردستی کسی کو بھی لا کر وہاں پہ وزیر اعظم کے سیٹ پہ بٹھائیں گے، چیف منسٹر کے سیٹ پہ بٹھائیں گے، لیکن عوام کا اعتماد اس حکومت کو حاصل نہیں ہوگی. جس طرح کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے، عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے، اسی طرح اس حکومت کو بھی حاصل نہیں ہوگی. تو آپ کا جتنا بھی پروسیس ہے، جو کچھ بھی آپ کریں گے، اس کی کچھ خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے. دنیا آپ پر اعتماد نہیں کریں گے، دنیا آپ کے ساتھ مل کر آگے نہیں بڑھے گی، نہیں جائیں گے لوگ. تو میرے خیال میں ہم تو ایک بار پھر یہی صرف مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ غلطی مت کرے. جو آپ تحریک انصاف کے حوالے سے جو چیزیں نظر آ رہی ہے، جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں، کہ ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہوں گے، اگر کوئی ٹکٹ بھی لے گا تو ان کو اتنا پریشرائز کیا جائے گا، اتنا کچھ ان کے ساتھ کیا جائے گا کہ وہ اپنا الیکشن کمپین بھی نہیں چلا سکیں گے. حالانکہ اگر جس بندے کے پاس پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہو، بیٹ ہو، ان کو الیکشن کمپین چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جیتیں گے. وہ جس حلقے کے اندر جائیں گے، جتنے بڑے لوگ ان کے مقابلے میں آئیں گے، وہ بندہ بڑے آسانی کے ساتھ نکل جائے گا، وہ جیت جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کو الیکشن یا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لوگوں کو لینے بھی نہیں دیا جائے گا. ایسی چیزیں نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال میں اس سے انٹرنیشنلی آپ جو بھی الیکشن کریں گے اس پر لوگ اعتماد نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ.
ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.